इनविजिबल डॉटर सिंड्रोम। जब घर में मौजूद लड़की को कभी सच में देखा ही नहीं जाता। प्रारंभिक दृश्य एक घर है। उस घर में हंसी है, आवाजें हैं, निर्णय हैं, पर उस घर में एक लड़की भी है जिसे कोई देखता तो है लेकिन पहचानता नहीं। वो काम करती है, वो सुनती है, वो समझती है, वो समायोजन करती है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो घर में सन्नाटा छा जाता है। यह कहानी किसी एक लड़की की नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, एक पैटर्न, एक संरचना। इसे हम कह सकते हैं इनविजिबल डॉटर सिंड्रोम। एक ऐसी बेटी जो घर में रहते हुए भी भावनात्मक रूप से अदृश्य होती है। अध्याय 1। अदृश्य होना क्या होता है? अदृश्य होना केवल यह नहीं कि कोई आपको देखे नहीं। अदृश्य होना है जब आपकी भावनाएं प्राथमिकता न हों, जब आपकी उपलब्धियां ठीक है में सिमट जाएं, जब आपकी तकलीफें ड्रामेबाजी कहलाएं। इनविजिबल डॉटर सिंड्रोम तब बनता है जब घर में किसी और की जरूरतें हमेशा प्राथमिक हों। बेटी से अपेक्षा हो कि वो समझदार बने, उसके त्याग को सामान्य माना जाए, उसकी इच्छाएं बाद में टाल दी जाएं। धीरे धीरे वह सीखती है मेरी भावनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, और यहीं से मनोवैज्ञानिक संरचना तैयार होती है। अध्याय 2। तुम तो समझदार हो -1 खतरनाक वाक्य। बहुत सी बेटियां ये वाक्य सुनते हुए बड़ी होती हैं। तुम तो समझदार हो, तुम एडजस्ट कर लो, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली नज़र में ये प्रशंसा लगती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह एक जिम्मेदारी का बोझ है। जब बच्ची को उसकी उम्र से पहले परिपक्व बना दिया जाता है तो वो अपनी जरूरतों को दबाना सीखती है। वो रोना छोड़ देती है, मांगना छोड़ देती है, विरोध करना छोड़ देती है, और एक दिन वो खुद को महसूस करना भी छोड़ देती है। अध्याय 3। तुलना - अदृश्यता का स्थायी निर्माण। इनविजिबल डॉटर अक्सर तुलना के वातावरण में पनपती है। देखो तुम्हारा भाई कितना आगे है, तुम्हारी बहन कितनी सुंदर है, तुम्हें भी वैसा बनना चाहिए। तुलना केवल प्रतिस्पर्धा नहीं पैदा करती, ये पहचान को कमजोर करती है। बेटी सोचने लगती है मैं जैसी हूं वैसी पर्याप्त नहीं हूं। ये विचार धीरे धीरे स्थायी विश्वास बन जाता है, और यही विश्वास आगे चलकर आत्मसम्मान की नींव को कमजोर करता है। अध्याय 4। भावनात्मक उपेक्षा - बिना दिखने वाला घाव। हर घाव खून नहीं बहाता, कुछ घाव चुप रहते हैं। भावनात्मक उपेक्षा तब होती है जब आपकी बात बीच में काट दी जाए, आपकी उपलब्धि पर उत्साह न दिखाया जाए, आपकी परेशानी को हल्का समझ लिया जाए, आपकी सीमाएं सम्मानित न हों। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक बच्ची धीरे धीरे मानने लगती है कि वो प्राथमिकता के योग्य नहीं है। अध्याय 5। इनविजिबल डॉटर की पहचान। ऐसी बेटियां बड़ी होकर अक्सर लोगों को खुश रखने की कोशिश करती हैं, अपनी राय स्पष्ट नहीं रख पाती, निर्णय लेने में असुरक्षित महसूस करती हैं, रिश्तों में अत्यधिक मान्यता खोजती हैं, छोटी अस्वीकृति से भी टूट जाती हैं। उनके भीतर एक स्थायी प्रश्न रहता है, क्या मैं पर्याप्त हूं? अध्याय 6। वयस्क जीवन में प्रभाव। जब अदृश्यता बचपन में शुरू होती है तो वो वयस्क जीवन में पैटर्न बन जाती है। ऐसी महिलाएं अक्सर ऐसे साथी चुनती हैं जो उन्हें भावनात्मक रूप से अनदेखा करते हैं, काम की जगह पर अतिरिक्त जिम्मेदारी लेती हैं, लेकिन श्रेय कम पाती हैं, अपनी सीमाएं तय करने में कठिनाई महसूस करती हैं। उनके भीतर एक अनजाना डर होता है, अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग मुझे छोड़ देंगे। अध्याय 7। साइलेंट एंगर - दबा हुआ गुस्सा। इनविजिबल डॉटर अक्सर गुस्सा नहीं दिखाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा नहीं है। वह गुस्सा भीतर जमा होता रहता है, कभी चिड़चिड़ापन बनकर निकलता है, कभी आत्म आलोचना बनकर, कभी अवसाद बनकर। क्योंकि जब बच्ची को सिखाया गया कि अच्छी लड़कियां आवाज नहीं उठाती तो वो अपने ही दर्द के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अध्याय 8। हीलिंग - अदृश्य से दृश्यमान बनने की प्रक्रिया। उपचार की शुरुआत एक सरल लेकिन कठिन स्वीकार से होती है। मेरे साथ जो हुआ वो उपेक्षा थी। हीलिंग के चरण: अपनी भावनाओं को वैध मानना, सीमाएं तय करना सीखना, ना कहना अभ्यास करना, अपनी उपलब्धियों को स्वयं स्वीकारना, ऐसे लोगों से जुड़ना जो सुनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, खुद को देखना। जब आप खुद को देखना शुरू करती हैं तभी दुनिया भी आपको देखने लगती है। ये केवल शुरुआत है। भाग -2। अदृश्यता की जड़ें, घर, संरचना और मनोवैज्ञानिक निर्माण। अध्याय 9। मदर डॉटर डायनामिक्स। जब माँ भी अदृश्य रही हो। कई घरों में अदृश्य बेटी की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां माँ की कहानी अधूरी रह गई थी। यदि माँ स्वयं भावनात्मक रूप से अनसुनी रही हो तो वो अनजाने में वही पैटर्न आगे बढ़ा देती है।
माँ अपनी बेटी से कहती है, ज्यादा मत सोचो, घर ऐसे ही चलते हैं, हमने भी सहा है। ये वाक्य कठोरता से नहीं बल्कि अनसुलझे दर्द से आते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ इमोशनल नेग्लेक्ट। भावनात्मक उपेक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो सकती है। अध्याय 10, पिता की भूमिका, मौन स्वीकृति या सक्रिय दूरी। इनविजिबल डॉटर के केस में अक्सर पिता भावनात्मक रूप से अनुपस्थित, निर्णय लेने में कठोर या केवल आर्थिक भूमिका तक सीमित होते हैं। जब पिता कहता है तुम तो संभल जाओगी, तो वो उसे मजबूत नहीं बना रहा होता, वह उसे अकेला छोड़ रहा होता है। अध्याय 11, कल्चरल कंडीशनिंग, त्याग की अनिवार्यता। भारतीय पारिवारिक संरचना में बेटियों को सिखाया जाता है, घर तुम्हारा नहीं है, लड़कियां ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती। यह संदेश बेटी के अस्तित्व को अस्थायी बना देता है। अध्याय 12, इमोशनल लेबर, अदृश्य श्रम की अदृश्यता। इनविजिबल डॉटर अक्सर घर की भावनात्मक स्थिरता संभालती है, केयरटेकर आइडेंटिटी, लेकिन उसका श्रम कभी स्वीकार नहीं होता। अध्याय 13, आइडेंटिटी डिफ्यूजन, मैं कौन हूं। लगातार दूसरों के हिसाब से जीने से उसकी अपनी पहचान धुंधली हो जाती है, वो दूसरों के सपनों का विस्तार बन जाती है। अध्याय 14, वैलिडेशन एडिक्शन, बाहरी स्वीकृति की लत। घर में मान्यता न मिलने पर मस्तिष्क सोशल मीडिया या रिश्तों में बार बार आश्वासन खोजने लगता है। अध्याय 15, विवाह के बाद अदृश्यता का पुनर्निर्माण। बिना सीमाओं के वो विवाह में भी पुराने पैटर्न दोहराती है, क्योंकि मन परिचित दर्द को सुरक्षित समझता है। अध्याय 16, इनविजिबल डॉटर और मानसिक स्वास्थ्य। इसके प्रभावों में लो सेल्फ एस्टीम, एंग्जाइटी और सबसे गंभीर खुद से दूरी शामिल है। अध्याय 17, टर्निंग पॉइंट, पहला सच। हीलिंग तब शुरू होती है जब वो समझती है कि अदृश्यता उसकी कमी नहीं, एक पैटर्न था। सेल्फ कंपैशन ही पहला साहस है। भाग -3, अदृश्यता से पहचान तक, उपचार की प्रक्रिया। अध्याय 18, सेल्फ वर्थ रीबिल्डिंग फ्रेमवर्क। 4 स्तंभ, अवेयरनेस, जागरूकता, ओनरशिप, स्वीकार्यता, असर्शन, दृढ़ अभिव्यक्ति और इंटीग्रेशन, एकीकरण। अध्याय 19, बाउंड्रीज, सीमाएं बनाना क्यों कठिन है। सीमाएं रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं, आत्मसम्मान सुरक्षित रखने के लिए होती हैं। प्रक्रिया, पहचान, अभिव्यक्ति और निरंतरता। अध्याय 20, इनर चाइल्ड वर्क, भीतर की बच्ची से मिलना। वर्तमान की वयस्क आपका अपनी छोटी बच्ची के रूप से कहना, मैं तुम्हें देख रही हूं। अध्याय 21, कम्युनिकेशन स्क्रिप्ट्स, बोलना कैसे शुरू करें। आरोप लगाने के बजाय अनुभव व्यक्त करना। जब मेरी बात काटी जाती है, मुझे उपेक्षित महसूस होता है। अध्याय 22, केस नैरेटिव, आर्या की कहानी। आर्या जो हर जगह समझदार थी, थेरेपी के बाद पहली बार दिखने लगी क्योंकि उसने अपनी जगह घेरना शुरू किया। अध्याय 23, सोशल रीइंटीग्रेशन मॉडल, व्यक्तिगत, संबंधात्मक और व्यावसायिक स्तर पर पुनर्स्थापन। अध्याय 24, प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस, डेली विजिबिलिटी जर्नल, मिरर एफर्मेशन, बाउंड्री प्रैक्टिस ड्रिल, सेल्फ रिकॉग्निशन रिचुअल। अध्याय 25, अंतिम संदेश, अदृश्यता स्थायी नहीं है, आप अदृश्य नहीं थी, आपको अनदेखा किया गया था। जब आप खुद को देखना चुनती हैं तो दुनिया की स्वीकृति अनिवार्य नहीं रह जाती। भाग 4, गहरे पैटर्न, ट्रॉमा और चक्र तोड़ने की प्रक्रिया। अध्याय 26, ट्रॉमा बॉन्डिंग, परिचित दर्द का आकर्षण। बचपन का अस्थिर स्नेह सिखाता है कि प्यार अर्जित करना पड़ता है, इसलिए दर्द भी कभी कभी सुरक्षित लगता है। अध्याय 27, अटैचमेंट स्टाइल, जुड़ाव की शैली। अक्सर एंग्शियस अटैचमेंट विकसित होता है, उपचार के लिए भावनात्मक आत्मनियमन सीखना जरूरी है। अध्याय 28, आर्थिक निर्भरता और अदृश्यता, आर्थिक स्वायत्तता आत्मसम्मान का विस्तार है। वित्तीय साक्षरता और व्यक्तिगत बचत अनिवार्य है। अध्याय 29, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, विचारों की पुनर्रचना, पुराने विश्वासों को चुनौती देकर नए न्यूरल पाथवे बनाना। अध्याय 30, पेरेंटिंग साइकिल ब्रेक फ्रेमवर्क, अगली पीढ़ी को भावनात्मक उपस्थिति और बिना शर्त स्वीकृति देकर चक्र तोड़ना। अध्याय 31, एडवांस्ड इमोशनल रेगुलेशन, 4-4-6 श्वास तकनीक के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को स्थिर करना। अध्याय 32, आइडेंटिटी रिकंस्ट्रक्शन, नई पहचान का निर्माण, ये खोजना कि मैं कौन हूं जब मैं किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रही। अध्याय 33, डॉक्यूमेंट्री नैरेटिव क्लोजिंग स्ट्रक्चर, परिवर्तन का वह क्षण जब बेटी कहती है, मैं अभी अपनी बात पूरी कर रही हूं। भाग 5, रिकवरी, प्रतिरोध और पुनर्जन्म। अध्याय 34, रिकवरी टाइमलाइन, 6-12 महीने। चरण 1, जागरूकता और क्रोध का उभरना। चरण 2, प्रयोग ना कहना और परिवार का प्रतिरोध। चरण 3, स्थिरीकरण और प्रतिक्रिया में कमी। चरण 4, एकीकरण और नई पहचान की स्थिरता। अध्याय 35, सोशल रेजिस्टेंस, जब परिवर्तन दूसरों को असुविधाजनक लगे, परिवार का प्रतिरोध आपके परिवर्तन का प्रमाण है। इसे शांत संवाद और स्पष्ट सीमाओं से संभालें। अध्याय 36, विस्तृत केस डॉक्यूमेंट्री नैरेटिव, माइस, मीरा की कहानी। 30 की उम्र में पैनिक अटैक के बाद मीरा ने अपनी मां से कहा, मुझे भी सुना जाना चाहिए।
1 साल बाद वो अपनी आवाज में स्थिर थी। अध्याय 37 इमोशनल रीबर्थ, भावनात्मक पुनर्जन्म, शोक, क्रोध और फिर स्वीकृति के माध्यम से अपनी वास्तविक पहचान को प्राप्त करना। अध्याय 38 अंतिम संदेश, इनविजिबल होना एक अनुकूलन था, पहचान नहीं। आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आपका अस्तित्व पर्याप्त है। समापन, अगर इस कहानी में आपको अपनी झलक दिखी तो याद रखिए, आपकी आवाज महत्वपूर्ण है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जिन्हें अक्सर घरों में चुप करा दिया जाता है। खुद को देखना मत छोड़िए।